हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, कोई भी महामारी जो है किसी भी देश और काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों तथा संस्कारों को तहस नहस करने की कोशिश करती है और उसे जो है नए सिरे से परिभाषित करने की भी कोशिश करती है। कोविड-19 ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जहां एक तरफ मंगल ग्रह और चांद पर पहुंच चुकी दुनिया, अपने आप को वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट समझने वाली दुनिया घुटनों पे है। विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है तबाह होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे कई सारे दुष्परिणाम कोविड-19 के निकल के सामने आए हैं। यदि अपने देश के लिए देखा जाए, अपने देश में देखा जाए तो अनेक दुष्परिणाम हैं उसी प्रकार। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा है। इस वीडियो में हम प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा के बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली बिहार के केस में, कि हम देखेंगे कि आखिरकार बिहार में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। क्यों जो बड़े बड़े घराने थे तत्कालीन इंडिपेंडेंस से पहले, टाटा, बिरला, ये सारे लोग, वहाँ पे इंडस्ट्री क्यों इतनी डेवलप्ड थी, और अचानक से इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिहार की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। वहाँ के लोग जो है कई मिलियंस लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स बनने पे मजबूर हो गए। वो भारत सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही थी जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया और इस दयनीय स्थिति में बिहार को डाला। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये वीडियो जो है, इसमें जो भी मैंने तथ्य और फैक्ट्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीपीएससी के इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। आईएएस के इंटरव्यू में यदि आप बिहार से हैं या ईस्टर्न स्टेट से हैं इंडिया के, तो आपको आईएएस के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों मिनरल रिच होते हुए भी ये स्टेट जो हैं इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम देख लेते हैं इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्री हैं, ऐसे स्टेट्स जिनके पास रिसोर्स तो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स से वो परिपूर्ण होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, सोसाइटी में बहुत सारे वायलेंस होते हैं, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं द रिसोर्स कर्स, द और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सोसाइटी ब्लेस्ड विथ नेचुरल रिसोर्सेज टेंड टू हैव पुअरर डेवलपमेंट पैरामीटर्स एंड लेस डेमोक्रेटिक सोसाइटी मैरिड विद द वायलेंस एंड द ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो ईस्टर्न स्टेट हैं इंडिया के, स्पेशली हम बिहार की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं कि यह यहाँ पे जो है द रिसोर्स कर्स की, मतलब रिसोर्स कर्स का सिचुएशन है और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को जाने से पहले थोड़ा सा हम एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्टडी है और आजीविका ब्यूरो की देख लेते हैं कि बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स की क्या दशा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड आजीविका ब्यूरो, इन्होंने बताया है कि 4.4 से 5 मिलियन माइग्रेंट लेबरर हैं बिहार के, जो देश के विभिन्न राज्यों में जाके काम करते हैं। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि बिहार में एटलीस्ट 60% ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिसमें से कम एक व्यक्ति जो है माइग्रेंट वर्कर के रूप में काम करता है दूसरे स्टेट में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 19.34% जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर हैं वो दिल्ली में सेटल्ड हैं, दिल्ली में काम करते हैं, जबकि 10.65% महाराष्ट्र में, 10.24% उत्तर प्रदेश में, 7.06% हरियाणा में और 6.89% जो है पंजाब और 4.79% गुजरात में माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। फैक्ट्स जो है प्रीलिम्स में पूछ सकता है बीपीएससी के, तो आप इसे याद रखना। ठीक है,
तो ये तो हो गई आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आजीविका ब्यूरो की स्टडी। अब देख लेते हैं कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है। देखिए, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को एडॉप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करा गया था 1952 में, टू फैसिलिटेट द इक्वल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को 1952 में जो है भारत सरकार के द्वारा इसे अडॉप्ट करा गया था, ताकि जो है इंडस्ट्री का पूरे भारत में बराबर डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसमें होता क्या था, मीन्स फैक्ट्री कुड बी सेटअप एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, अर्थात फैक्ट्री जो है किसी भारत के किसी भी कोने में स्थापित की जाए, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स वुड बी सब्सिडाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए इस पॉलिसी की अच्छी विशेषता ये थी कि इसमें प्रयास करा गया था कि फैक्ट्री को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देश के पूरे कोने कोने में ले जाया जाए, लेकिन इसमें जो सबसे बुरी बात है जिसने ईस्टर्न स्टेट्स को, जो भारतीय ईस्टर्न स्टेट हैं, स्पेशली बिहार और तत्कालीन जो झारखंड भी उसमें शामिल था, इसने इसके अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल वुड बी सब्सिडाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती थी। ठीक है, अब ये सब्सिडी किस प्रकार यहाँ के बिहार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आगे हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा और एफईपी के बारे में, फैप के बारे में, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बारे में। यह पॉलिसी जो है अप्लाइड ओनली टू सर्टेन कमोडिटीज सच एज आयरन, स्टील और सीमेंट। ये 3 कमोडिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एसेंशियल कमोडिटी हैं, इस पे ये अप्लाई होता था। विच वर डीम्ड एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक बट डिड नॉट अप्लाई द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन। ठीक है, एक देखिए इन स्टेट्स के पास, यदि हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो उस समय मध्य प्रदेश में था, उड़ीसा की बात करें, तो देखिए यहाँ के जो मिनरल्स थे, यहाँ से जो भी इंडस्ट्री जो है यहाँ से मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता था, तो इस ट्रांसपोर्टेशन खर्च की पे सब्सिडी दी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहीं यदि यहाँ के रॉ मटेरियल हो गया, इन स्टेट का रॉ मटेरियल हो गया ये, और यहाँ की जो मान लीजिए महाराष्ट्र में और गुजरात की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है यहाँ का रॉ मटेरियल कॉटन बहुत होता था। तो कॉटन पे जो है यदि यहाँ से कोई ये सोचे कि बिहार में कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे और ये सोचे कि यहाँ से मैं कॉटन खरीदूंगा और यहाँ पे कपड़ा बनाऊंगा बिहार में जाके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी नहीं देती थी। ये सबसे बड़ी डिस्पैरिटी थी इसमें, और सबसे बड़ा जो है ये गेम चेंजर की भूमिका निभाया बिहार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में। ठीक है, वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वर डीम्ड एसेंशियल फॉर इकोनॉमी बट डिड नॉट अप्लाई टू रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, हेंस द स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र एंड गुजरात विच बेनिफिटेड फ्रॉम फेप अर्थात फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी and also maintain their hegemony to raw materials such as cotton। बात मैं आपको समझा चुका हूँ, बात समझ में आ गई कि भैया जो हमारे यहाँ से जो ले जाए सामान खरीद के बिहार से, उस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे एक, यदि जनरल भाषा में समझे। लेकिन यदि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें और चाहें कि हम कॉटन वहाँ से रॉ मटेरियल लाएं गुजरात से और महाराष्ट्र से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई सब्सिडी नहीं देती थी। तो सबसे पहली डिस्पैरिटी तो ये हो गई। अब एक बात बताओ कि इंडस्ट्री सेटअप करने के पीछे जो है बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस होते हैं, उसमें देखा जाता है, सबसे बड़ी बात देखी जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, और वर्कर्स की। तो देखिए इन सारे स्टेट्स में जब बात करते हैं हम, यहाँ पे जो साउथ के स्टेट हैं और यहाँ पे लेबर कॉस्ट लो था उस समय। ट्रांसपोर्टेशन, चूंकि ये सब कोस्टल रीजन में हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में आसानी होती थी। तो यहाँ जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ पे क्यों लगाएंगे इंडस्ट्री, ये लैंडलॉक जो भी स्टेट्स हैं यहाँ पे क्यों लगाएंगे?
नहीं लगाएंगे। क्यों? जब उनको फ़ायदा ये मिल रहा है कि यहाँ से यदि हम रॉ मटेरियल खरीद के और हम गुजरात में कंपनी को इस्टेब्लिश करें और यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदें, तो चूंकि ये रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिलेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, तो ये जो है साइट पे मिनरल्स के साइट पे इंडस्ट्री ना वो इस्टेब्लिश करके ये कोस्टल रीजन में, नॉर्थ रीजन में यहाँ पे लगे इस्टेब्लिश करने। तो हुआ क्या कि उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और ये जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ और ये स्टेट जो है यहाँ पे किसी ने इंडस्ट्री स्टेबल नहीं करी। तो चूंकि देखिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल, जैसे आप नोएडा की बात कर लें तो पश्चिमी यूपी में देखिए नोएडा के वजह से कितने लोग, गरीब से गरीब लोग भी को भी रोज़गार मिला हुआ है, खाने की दिक्कत नहीं है, लोग माइग्रेंट वर्कर्स बनने को वो विवश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बहुत लोगों को बहुत तरीके की रोज़गार देती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक क्षेत्र में जो है इंडस्ट्री यदि स्टेबल हो जाए तो वहाँ पे केवल इंडस्ट्रियल वर्कर को ही रोज़गार मिलेगा। देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे रहने की भी कोशिश करेंगे और सामान खरीदते हैं डेली यूजेस के, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक तरीके का व्यापार बढ़ता है, तो वहाँ विकास ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो है इस स्थिति में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के वजह से जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हुआ ढंग से और बिहार और पूर्वी स्टेट्स की जो अर्थव्यवस्था थी वो टोटल रूप से बर्बाद हो गई। तो देखिए इसमें सबसे पहले अभी बात करेंगे हम फैबियन सोशलिज्म की, नेहरू सोशलिज्म की, कि नेहरू इसके पीछे जब 1950 में योजना आयोग का इंसेप्शन हुआ तो उसने किस तरीके से वन साइज फिट फॉर ऑल पॉलिसी पे काम किया। ठीक है, देखते हैं। While the manufacturing industry started moving west and south, eastern India did not get an opportunity to set up cotton and textile mills as cotton was not subsidized under this scheme. हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, और इस जो पॉलिसी है, फेप पॉलिसी है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करा गया था बिहार एंड झारखंड शेयर्ड हिस्ट्री टू शेयर्ड विजन इन मार्च ऑफ 2017। उसमें आपके भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो है मिस्टर मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, जो उस समय एक समय वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था, सो डिस्पाइट हैविंग द मिनरल रिसोर्स एंड फर्टाइल लैंड, देखिए ध्यान में रखिएगा, सो डिस्पाइट हैविंग द मिनरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड, बिहार एंड नाउ झारखंड टू कुड नॉट मेक द डिजायर प्रोग्रेस। ठीक है, एट द पार्ट ऑफ हिज इनॉग्रल एड्रेस ऑफ बिहार एंड झारखंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ शेयर्ड विजन इन मार्च 2017। ठीक है, ये प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान लोग भी ये बात को कह चुके हैं। ठीक है, अब बात फैक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर ऐसा हुआ क्यों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है ड्यूअलशिप जो है नेचर में दिखाई दी ईस्टर्न स्टेट के लिए। देखिए, नेहरू जो थे वो ये चाहते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो गलती थी वो थी 1950 में जब इंसेप्शन हुआ, गठित किया गया योजना आयोग। उनकी सबसे बड़ी जो मतलब थॉट प्रोसेस का एक सबसे बुरा हिस्सा था ना, वो ये था कि वन साइज फिट फॉर ऑल। मान लीजिए 5 आदमी हैं, 5 आदमी के भूख जो खाने का रिक्वायरमेंट है अलग अलग होता है। यदि हम कहें कि 2-2 रोटी ही सबको दी जाएगी तो एक आदमी है जो 2 रोटी खा के पेट भर सकता है, लेकिन दूसरा आदमी यदि उसको 4 रोटी की आवश्यकता है तो वो 2 रोटी खा के कुपोषित हो जाएगा, तो वो मर भी जाएगा। ठीक है, यदि हमेशा उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तो यही सेम प्रोसेस हुआ 1950 के बाद से, जब योजना आयोग का इंसेप्शन हुआ और फेबियन सोशलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करने वाले नेहरू ने वन साइज फिट फॉर ऑल वाली पॉलिसी अपनाई। उसी के चलते जो है यह जो है बिहार की अर्थव्यवस्था, यूं कहें बिहार और झारखंड की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए
लेकिन 1950 से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 92% ऑफ कंट्री स्टील प्रोडक्शन का शेयर था वेस्ट बंगाल और बिहार का, अर्थात वेस्ट बंगाल और बिहार इंक्लूडिंग द पार्ट दैट नाउ झारखंड, जो अब झारखंड है, इन सबको मिला दिया जाए तो 92% ऑफ कंट्री स्टील प्रोडक्शन ये करते थे, जबकि 48% ऑल मैन्युफैक्चरिंग में इनका हिस्सा था। और अब आज स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या दबाव अधिक है, इसके वजह से जो लोग है देखिए जनसंख्या दबाव हर एक जगह है, तो लेकिन जो जनसंख्या है उस खाने की पूर्ति, डेली आवश्यकताओं की जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है अपने राज्य में, इसलिए लोग माइग्रेंट वर्कर्स बनने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए कभी भी ये जो लॉस है, आपने देखा होगा कि न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बिहार में जो किसी गांव में दूसरे स्टेट से लौटे हुए किसी नवयुवक को वहां के लोगों ने इसलिए पीट पीट के मार डाला क्योंकि उसने अपना चेकअप नहीं कराया था। ठीक है, ये मानवीय दशा है, मानवीय थिंकिंग प्रोसेस है, लोग अपना हित देखते हैं। ठीक है, ये सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं सरकार की कुव्यवस्था और भूतपूर्व नीतियों का दुष्परिणाम ही है। ठीक है, बंगाल और बिहार को कभी भी कंपनसेट नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी भी स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात करी जाती है, लेकिन कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बात सुनी नहीं जाती है। ठीक है, हुआ क्या था कि देखिए अब प्रोसेस सामने उठ के आया, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ नेता जो हैं इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी अर्थात फेप के दुष्परिणाम को गिनाने की कोशिश करी। तो उस समय जो एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसने एक सीलिंग फिक्स करी। ठीक है, तो सीलिंग का जो था अपर लिमिट जो था वो काफ़ी हाई था। ठीक है, अर्थात 100 रुपये तक सब्सिडी ले सकते हैं अगर मान लीजिए, तो आदमी जो है 100 रुपये के बीच बहुत सारे लाभ उठा सकता है। उसी तरह इन्होंने क्या करा कि सब्सिडी की सीलिंग जो काफ़ी हाई रखी, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और अंततोगत्वा 2001 में जो है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, शायद उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो जो है उन्होंने इस पॉलिसी को पूर्णतः ख़त्म किया। तो माना जाए, देखिए इस समय में, जब वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का चौथा पिलर मानी जाने वाली जो मीडिया है, पार्टियों, अपने हित साधक पार्टियों के हाथों बिक चुकी है। मैक्सिमम मीडिया की बात कर रहा हूँ, सब लोग नहीं, मैक्सिमम मीडिया। ठीक है, तो इस समय जो है हमें फैक्ट चेक करने की जरूर आवश्यकता है। हमारी ये दशा दुर्दशा क्यों है, हमें ये पता होना चाहिए। हम लिटरेट हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमें ये सोचना लाजमी है, क्योंकि हमारा जो आने वाली हमारी वंशावली है उसके हित के लिए हम काम कर सकें और अपने राज्य को, अपने देश को आगे जो है प्रोग्रेस के पथ पे अग्रसर कर सकें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर। घर में रहें, स्वस्थ रहें और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन का ज़रूर पालन करें। जय हिंद।